1990 में शुरू हुई सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली सैटिन क्रेडिट केयर देश की प्रमुख माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिन्हें हम एमएफआईज भी कहते हैं, से नाम से जानी जाती है और देश के 23 राज्यों में यूनियन टेरिटरीज के करीब 90,000 गांव में ये मौजूद है। कंपनी के पास करीब 3 लाख ग्राहकों का एक बड़ा नेटवर्क है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर है, इसलिए भी क्योंकि कल कंपनी फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है। इस मुद्दे पर हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। साथ ही हमने देखा है भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तर भारत में खासतौर से बारिश, बाढ़ से जो कलेक्शन है उस पर किस प्रकार का असर पड़ा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और मौजूदा डिमांड ट्रेंड को देखेंगे। एमएफआई इंडस्ट्री की ग्रोथ, आगे के आउटलुक किस प्रकार के हैं, सब पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए बिफोर फर्दर डिले इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी एचपी सिंह सर जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिंह सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो द क्वेश्चन विच एवरीबडी वांट्स टू गेट एन आंसर अबाउट, 10 जुलाई को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले हफ्ते यहाँ पर आपकी जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें 5,000 करोड़ एनसीडी के जरिए जुटाने को लेकर बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली थी एंड कल फिर से एक बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर। सर, हम आपका जानना चाह रहे थे कंपनी अभी कितना फंड रेज करने की तरफ देख रही है और इस फंड का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमारा जो टोटल ग्रोथ है वो ग्रोथ तकरीबन 25% के करीब हमने गाइडेंस दी है इस साल के लिए। उसको देखते हुए है हमने टोटल जो फंड रेजिंग करनी है इस साल में वो तकरीबन 8,500 से लेकर 9,000 करोड़ तक की हमने फंड रेजिंग करनी है, जिसमें से एनसीटी का पोर्शन तकरीबन हमने रेजोल्यूशन लिया है तकरीबन 5,000 करोड़ का। बाकी जो अदर टर्म लोन वगैरह है वो बाकी होंगे, बट टोटल मिला के जो हमने फंड रेजिंग करनी है फॉर ग्रोथ पर्पसेस इज अबाउट क्लोज टू अबाउट 9,000 करोड़। तो ये हमारा जो ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है जो पैंडेमिक के बाद में शुरू हुआ है उसको लेके और उसको देखते हुए और उस गाइडेंस को देखते हुए हम 25% की ग्रोथ इस साल की टारगेट कर रहे हैं। ओके सर, ये जो 8,500 से 9,000 करोड़ के फंड रेजिंग की आप बात कर रहे हैं, ये इस वित्त वर्ष के लिए ही है? हाँ जी, वो इस साल के लिए है, FY24। हाँ जी। ओके अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि ये तो आपने बता दिया कि पूरे साल का ये प्लान है 8,500-9,000 करोड़ के आसपास का। सर, मैं अब थोड़ा सा समझना चाह रही थी कि आपका पैन इंडिया प्रेजेंस है, अभी जिस तरह की स्थिति हम बाढ़ की वजह से देख रहे हैं, हिमाचल है, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड है, दिल्ली ले ले, बहुत से नॉर्थन प्लेन्स हैं जो फ्लड्स की वजह से प्रभावित हुए हैं, हम लगातार उसकी खबरें देख भी रहे हैं। सर, बिजनेस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? इनफैक्ट हम जानना चाहेंगे कलेक्शन एफिशिएंसी, क्या ये प्रभावित होती हुई नजर आ रही है? तो अगर ओवरऑल पूरा देखेंगे कलेक्शन एफिशिएंसी में सिर्फ तकरीबन 0.1% का डिप आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो फ्लडिंग होती है उसके कारण 1 या 2 EMI मिस होती है कस्टमर की, वो भी सबकी कस्टमर की मिस नहीं होती है, जहां जहां पे रीचेबल होता है वहां वहां पे हो जाती है। अभी इस वाली बारिश के कारण जो इस वाली बाढ़ की स्थिति बनी है उसके कारण हल्का सा जो इफेक्ट आया वो हल्का सा पंजाब में आया है और बहुत हल्का सा हरियाणा के अंदर आया है। बाकी हमारे को उत्तराखंड वगैरह में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी 99.7 99.6 के बेसिस पे ही चल रही है। ये जो पीरियड है प्रैक्टिकली 15 दिन का, उसमें हमारी एक इंस्टॉलमेंट प्रैक्टिकली जो होती है वो होल्ड अप हो जाती है और वो जैसे ही ये पानी उतरेगा, जैसे ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आएगी, वो वापस उसी लेवल पे आ जाता है। अभी तक प्रैक्टिकली हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। हमारे अगर ओवरऑल 30 लाख कस्टमर है, जैसे हमारे टोटल कस्टमर्स ऑल इंडिया में है और तकरीबन हमारे 3 से 4 लाख कस्टमर है पंजाब और हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर तकरीबन 500-600 कस्टमर की ही सिर्फ अभी तक इंस्टॉलमेंट्स जो एक हफ्ते की नहीं आ पाई है, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर आई है। सो कोई खास इफेक्ट इसके ऊपर अभी नहीं पड़ा है। चलिए, तो सर मान के चलें कि ये फिर जनरली सीजनल इम्पैक्ट है, आप ये अमूमन इस सीजन के दौरान देखते हैं इस तरह का ट्रेंड? नॉर्मली ये सीजनल इम्पैक्ट है और ये होता बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, जब पानी भरता है तभी होता है, अदरवाइज जो नॉर्मल बारिश होती है उसके अंदर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। सर, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में हमने देखा कि आरबीआई नाउ इट हैज कम अप विद द न्यू IRAC नॉर्म्स, जिसमें अब बैंकों को अपना जितना भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस है, गारंटीज हैं,
वो एज एनपीए उनको यहाँ सामने रखने होंगे अंडर ईसीएलजीएस फंड्स। सर मैं जानना चाह रही थी, कई बैंक एनबीएफसीज हैं जिन्होंने पहले ही ये कर लिया, उन्होंने सर्कुलर का इंतजार भी नहीं किया, और कुछ हैं जो कह रहे हैं कि अब आरबीआई का सर्कुलर आने के बाद अब वो यहाँ पर अपनी स्थिति समझने में लगे हैं। तो हम सर आपसे समझना चाह रहे थे कि आपकी पोजीशन फिलहाल क्या है, और क्या लग रहा है सर कितना एनपीए यहाँ मार्कअप होता हुआ दिख रहा है? ये बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा है। हमारा जो ईसीएल मेथोडोलॉजी है वो इस साल नहीं, हम पिछले 4 साल से 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ईसीएल के ऊपर ही आधारित है। बैंकों के लिए अभी ये नया ईसीएल का सर्कुलर आया, पर अब एनबीएफसी एमएफआईज के लिए ये प्रैक्टिकली पिछले 5 साल से चल रहा है। तो हमारे जितने भी एनपीएस लेवल्स हैं वो एक्चुअली में ईसीएल बेसिस के ऊपर ही गिने जाते हैं, और जिस तरीके से हमने जो एनपीएस रिपोर्ट करे हैं और वो ईसीएल के बेसिस पे ही है। और हमारा जिस तरीके से पैंडेमिक में ईसीएल तकरीबन जीएनपीए तकरीबन हमारा 8% पे पहुंच गया था, वो अब घट के तकरीबन 3% के आसपास आ गया है। बट दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। बट जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ईसीएल कैलकुलेट होता है, वी आर फुल्ली कंप्लायंट विद दैट फॉर द लास्ट 4 to 5 years। और सर अब कितना एनपीए फिलहाल कितना बन रहा है सर अभी आपका? तकरीबन 3% के आसपास है। बट अगर मैं आपको फर्दर क्वार्टर्स के बाद में करूं, ये एनपीएस लेवल नीचे ही जा रहे हैं हमारे, जैसे 8% से नीचे घटकर अब 3% आया है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ आगे आती जाएगी, हमारे एनपीएस लेवल और कलेक्शन एफिशिएंसी जैसे जैसे पैंडेमिक के बाद में बहुत इंप्रूव कर गई है, 99.6 99.7 के आसपास है। तो हमारे एनपीएस लेवल और गिरेंगे यहाँ से आगे जाके। ओके सर, पिछले वित्त वर्ष से कंपेयर करें तो पिछले वित्त वर्ष में तो 8% था, मैंने आपको जैसे बताया पैंडेमिक की। हाँ, तो तकरीबन अब 3% के आसपास है। आगे फर्दर देखिएगा इसमें और मतलब गिरावट ही होगी इसके अंदर। ओके चलिए, तो एनपी के फ्रंट पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि और गिरावट ही दिखेगी, तो सुधार के पूरे पूरे संकेत दिख रहे हैं। अच्छा सर, अभी एक रीसेंट मोतीलाल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है इंडियन एमएफआई इंडस्ट्री को लेकर, और उन्होंने कहा है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ फेज में जो पूरा सेक्टर है, पूरी इंडस्ट्री है, जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए लोन सीएजीआर के तौर पर, तो एक हेल्दी 20% की लोन सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वित्त वर्ष 2023 से लेकर 25 के बीच में, और आगे भी कह रहे हैं एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार की ही संभावना यहाँ पर दिख रही है। सर मैं जानना चाहूंगी सेक्टर पर आपका किस प्रकार का व्यू बन रहा है, और कंपनी किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर टारगेट कर रही है ये 2 वित्त वर्षों में? तो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि 2 से 3 साल प्रैक्टिकली जो पीरियड रहा है वो पैंडेमिक का पीरियड रहा है, जहां पे ग्रोथ बहुत म्यूटेड रही है या बहुत कम रही है। जब से एनपीएस और जब से एनपीएस खत्म हुए हैं पैंडेमिक के बाद में, और जिस तरीके से इनकम लेवल वापस आए हैं, और पैंडेमिक का जितना भी ओवरहैंग है वो सारा जब से खत्म हुआ है, तब से ग्रोथ की तरफ हर एक कंपनी प्रैक्टिकली और पूरा एमएफआई सेक्टर चल पड़ा है। इसी के बेसिस पे रखते हुए अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ उन्होंने बताई है कि 20% के आसपास है, हमने मेरी ग्रोथ गाइडेंस दी है 25% प्लस को लेके। और ये प्रैक्टिकली इसी वजह से, क्योंकि इनकम लेवल्स इस पैंडेमिक के बाद जब वो असर आया था इनकम लेवल्स के ऊपर, वो दोबारा वापस आ गया, बल्कि उससे बेहतर ही हो रहे हैं। सो ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 years is at least in the 25% plus range, which is going to happen, including for us ourselves also। आपने 25% ग्रोथ की यहाँ पर बात की। मैं जानना चाह रही थी कि कहाँ से ये ग्रोथ अधिकतर आपको आती हुई दिखाई दे रही? ब्रेकअप वाइज देखे, अर्बन या रूरल डिमांड, क्या वहाँ पर कोई सुधार देखने को मिला? क्योंकि शुरुआत में एक स्ट्रेस था वहाँ पर, तो गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पे स्थिति कैसी दिखाई दे रही है सर? हमारा जो 80% पोर्टफोलियो वो रूरल के अंदर है, और रूरल की जो इकोनॉमी है वो कुछ सालों से, मतलब पिछले कुछ सालों से बेहतर ही हुई है। वहां पे जो इनकम लेवल्स है वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो एक ओवरहैंग सोच रहे थे कि एल नीनो का आएगा, वो भी प्रैक्टिकली नहीं आया है। उसकी वजह से जो लेवल्स ऑफ इनकम है वो काफी अच्छी चल रही है रूरल के अंदर। डिमांड हमारी जो है वो हम ग्रोथ लेंगे विद इंक्रीज इन सम ब्रांचेस, तकरीबन हम 70 से 80 ब्रांचेस खोलेंगे, प्लस जो हमारी एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज है उसी के अंदर हम एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज में और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। तो जिस हिसाब से आज की डेट में हम प्रैक्टिकली 1 लाख गांव में मौजूद है, हमारी कोशिश रहेगी हम और डिस्ट्रिक्ट को कवर करें जिस मतलब स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ इन दोनों मेथड्स को लेके आएगी, विद इंक्रीज इन ब्रांचेस एज वेल एज
with a deep dive into the existing geographies also. सर इंटरेस्ट रेट पे मैं बात करना चाहूंगी, क्या आपने जून के महीने में रेट्स बढ़ाई और अभी जिस तरह का सिनेरियो हम देख रहे हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, क्या और रेट हाइक्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं सर? क्या प्लानिंग है? हमारे जितने रेट हाइक्स होने थे लेंडर्स की तरफ से वो हो चुके हैं, और हमने भी जो इंक्रीज करना था वो पिछले साल में इंक्रीज कर लिया। उसके बाद में हमने कोई इंक्रीज नहीं करा है, और हमारा मानना यही है कि अब और फर्दर रेट हाइक्स नहीं होंगे। इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, इनकम लेवल जिस तरीके से हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज जो हमारे रेट्स में होगा, एंड दिस इज ऑल्सो बोर्डिंग वेल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री एज सच। सिंह सर, थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए, और पूरे सेक्टर और साथ ही कंपनी के जो प्लान्स हैं, ग्रोथ आउटलुक है, वो जी बिजनेस के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट रडार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।